हाय गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने फर्स्ट टॉपिक असेसमेंट फॉर लर्निंग का असेसमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट पर चल रहे हैं। आज उसका हम सेकंड टॉपिक करेंगे, असेसमेंट प्लान। असेसमेंट प्लान कैसे किया जाता है, आकलन योजना कैसे की जाती है। आकलन के लिए योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने से पहले यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों में उनके सीखने के बारे में समझ बनाई जानी चाहिए कि असेसमेंट प्लान बनाने से पहले टीचर को यह करना ज़रूरी है कि वह बच्चे को किस तरीके से सिखाए कि बच्चा आसानी से सीख जाए। बच्चे कैसे समझते हैं या सीखते हैं, इसी आधार पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के आकलन की योजना सुनिश्चित की जानी चाहिए। किस बात का आकलन करना है और उसकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए, यानी उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए कि आज टीचर जो स्कूल में क्लास में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा है बच्चों को, उससे रिलेटेड बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, इसका आकलन भी टीचर ही करता है। शिक्षक वर्ष भर कक्षा के सभी बच्चों का सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान लगातार अवलोकन करे और उसका साथ साथ सुधारात्मक प्रयास करे। जब टीचर बार बार बच्चों का असेसमेंट करता रहेगा कि वह जो पूरे साल सिखा रहा है वह बच्चों को साथ साथ सिखाता रहेगा कि जिन बच्चे को साथ साथ समझ में नहीं आ रहा उनको फिर से बच्चे को बताए कि बच्चे को क्या समझ में नहीं आया। उस टॉपिक का रिवीजन भी टीचर को कराते रहना चाहिए। औपचारिक रूप से आकलन एवं रिकॉर्डिंग निश्चित अंतराल पर कर सकता है। आकलन गतिविधि आधारित तरीके से की जानी चाहिए। जो आकलन गतिविधि है, जो असेसमेंट एक्टिविटी है, वो आधारित तरीके से की जानी चाहिए, इजी तरीके से की जानी चाहिए। बच्चों से तरह तरह की गतिविधियाँ करवाकर उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी ली जा सकती है। बच्चों से भी अलग अलग तरह की एक्टिविटी करा के उनका शैक्षिक स्तर जाना जा सकता है। उनके अलावा भी कि बच्चे की इस एक्टिविटी में बच्चा ऐसा कर रहा है तो बच्चा लर्निंग में कैसा कर रहा होगा। आकलन के दौरान कक्षा की दिनचर्या अन्य दिनों की तरह बिल्कुल सामान्य रहे। आकलन गतिविधियों चर्चा प्रश्नोत्तर के दौरान किया जा सकता है कि ये एक्टिविटी चर्चा प्रश्न उत्तर के दौरान किया जा सकता है कि बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछकर भी इसका आकलन किया जा सकता है। बच्चों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के लिए पहले से अधिक प्रभावी योजना बनानी चाहिए, यानी कि जो प्लान अब टीचर ने बनाया हुआ है आगे आने वाले दिनों में इससे भी बेस्ट बनना चाहिए बच्चे के लिए। जैसे कि आपको ये कंप्लीट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन पॉइंट्स ही लर्न कर ले। अब मेन पॉइंट्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं कि किस किस तरीके द्वारा एक टीचर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कर सकता है। फर्स्ट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। ये रोज़मर्रा के काम भी हो सकते हैं या फिर विद्यार्थी के काम के उत्तर नमूने भी हो सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको इकट्ठा करना होता है। सेकंड, असाइनमेंट। कक्षा कार्य तथा गृह कार्य के रूप में विषय वस्तु थीम आधारित काम करवाए जाते हैं। बच्चों को जिस तरह से कक्षा कार्य भी कराया जाता है और उनको घर के लिए होमवर्क भी दिया जाता है, उनके द्वारा भी बच्चों का आकलन किया जाता है, जिसके द्वारा सीखने के उद्देश्य और विषय वस्तु के व्यापक दायरे का आकलन तथा विद्यालय में एक विद्यालय से बाहर होने वाले अधिगम को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड है प्रोजेक्ट्स। बच्चों से प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं। उन प्रोजेक्ट्स बच्चे बनाते हैं तो उससे भी बच्चे का निर्धारण क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक ढंग से किया जा सकता है। नंबर 4 पर है ओवरव्यू, अवलोकन। छात्रों में जानकारी प्राकृतिक परिवेश में इकट्ठी करनी चाहिए, उनके बारे में कुछ सूचनाएं अध्यापक के पढ़ाने के दौरान किए गए अवलोकन के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है उस दौरान भी वह बच्चों से क्वेश्चन करके पूछ सकता है। 5, चेकलिस्ट व्यवहार और लक्षणों, विशेषताओं तथा प्रतिक्रियाओं या विधियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नंबर 6, रेटिंग स्केल क्या होती है? रेटिंग स्केल, इसका उपयोग विद्यार्थी के काम की गुणवत्ता दर्ज करने और निर्धारित मानदंडों के आधार पर गुणवत्ता तय करने के लिए समग्र रूप से तैयार रेटिंग स्केल एक अकेले काम के एक अंश का पूरा आकलन कर सकता है। रेटिंग स्केल द्वारा एक समय में एक कंप्लीट वर्क का असेसमेंट किया जा सकता है और रेटिंग स्केल से किसी भी समस्या को, जो स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका भी सॉल्यूशन रेटिंग स्केल का असेसमेंट करके किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 7,
आकलन। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? छात्र अपने कार्यों को स्वयं आंकता जाता है या छात्र अपनी प्रगति का स्वयं आकलन करता है। छात्र जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद भी, जैसे वो कोई मैथ का ही सम कर रहे हैं तो खुद भी जांच सकते हैं, वो करके देखेंगे। अगर उनको नहीं आ रहा है तो इससे उनका असेसमेंट होगा, वो खुद जांच रहा है कि बच्चा खुद कह रहा है कि मुझे ये काम नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, फिर वो टीचर से पूछेगा उसको। नंबर 8, विद्यार्थियों से साक्षात्कार। इंटरव्यू फ्रॉम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेकर छात्रों से साक्षात्कार करने पर उनकी समझ, संवेदनाओं, विचार व चिंतन प्रक्रियाओं के प्रति अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। नंबर 9, छात्र उत्पादित साधन। स्टूडेंट्स प्रोड्यूस्ड रिसोर्सेज। छात्रों द्वारा निर्मित अधिगम सामग्री, मॉडल या चार्ट जो उन्हें सीखने के लिए, बनाने के लिए, बच्चों को जैसे कई बार मॉडल बनाने के लिए दिया जाता है, चार्ट बनाने के लिए दिया जाता है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी जो प्रोडक्ट होता है साइंस से रिलेटेड, वो टीचर्स को ही उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नंबर 10, मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा ओरल टेस्ट है। इसमें छात्रों को किस तरह से ओरल टेस्ट पूछकर बच्चों से उनका आकलन किया जाता है। ओरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, यानी कि बोलकर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा है। जो रिटन टेस्ट होता है, बच्चों से रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, लिखकर ये परीक्षा ली जाती है। एंड दैनिक डायरी, लास्ट है ये डेली डायरी। बच्चों से डेली डायरी राइट करा के भी उनका असेसमेंट किया जा सकता है। अब है असेसमेंट कैसे किया जाए, तो इसमें असेसमेंट अध्यापक केंद्रित कक्षा, जो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होता है एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम होता है, वो किस किस तरह का होता है, ये पॉइंट्स हम मेन रीड करेंगे। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। अध्यापक निर्देश देते हैं और बच्चों से अपेक्षा की जाती है वे अनुशासन में रहें। ये क्या करेंगे? टीचर्स करेंगे। टीचर्स बच्चों से कहेंगे, टीचर्स बच्चों को डिसिप्लिन में रहने की इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड अध्यापक सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, सीखने की दिशा देते हैं। जो टीचर्स होते हैं बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें सीखने का मौका देते हैं और उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि किस तरह से आपको सीखना है। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों और कार्यकलापों में क्रियाशील रह सकते हैं। नंबर 2, अध्यापक के पढ़ाने के दौरान बच्चे सुनते हैं। जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लिसन करते हैं, उन्हें ध्यान से सुनते हैं। अध्यापक ऐसी अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जहाँ बच्चों को अवलोकन करने, खोजबीन करने, प्रेषण करने, अनुभव लेने, विभिन्न अवधारणाओं के प्रति अपनी समझ बनाने के अवसर मिलते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है वो बच्चों को मिलती है। नंबर 3, अध्यापक पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, श्यामपट्ट पर प्रश्न उत्तर लिखते हैं या अक्सर बच्चे किसी पाठ को पढ़ते हैं बल्कि सुनते हैं। ये कार्य कौन करता है? टीचर्स करते हैं। बच्चे स्वयं के लिए ज्ञान का निर्माण करते हैं जो विद्यालय में या विद्यालय के बाहर प्राप्त अनुभव पर आधारित होता है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों या अध्यापक द्वारा बताए गए तथ्यों को याद कर लेते हैं। जो टीचर बताता है बच्चों को याद करने के लिए, क्वेश्चन देता है, चैप्टर देता है, तो बच्चे क्या करते हैं? याद करते हैं। बच्चे व्यक्तिगत रूप से भी कार्य करते हैं और समूह में भी चर्चा करते हैं। बच्चे अकेले में भी कार्य करते हैं और सभी स्टूडेंट साथ मिलकर भी किसी न किसी टॉपिक को लेकर चर्चा करते हैं। नंबर 5, कक्षा में अध्यापक का नियंत्रण रहता है, बच्चों की भागीदारी बहुत कम होती है। कि बच्चे, जो टीचर होता है वो क्लास को कंट्रोल करके रखता है और बच्चे इसमें बहुत कम टीचर का साथ देते हैं। वो बहुत अधिक शोर शराबा करते हैं, अनुभव बांटते हैं और सहयोग करते हैं। बस एक सारणी में लचीलापन का अभाव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। समय सारणी में लचीलापन होता है और बच्चे क्या करना चाहते हैं उन पर निर्भर करता है। इसमें ये बच्चों के लिए ठीक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन टीचर्स के लिए नहीं होती है। बच्चे क्या करना चाहते हैं ये उन्हीं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट नंबर 7, बैठने की व्यवस्था पहले से ही तय होती है कि टीचर्स का तो पता है कि टीचर स्टूडेंट्स के सामने बैठेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था में चेंजेज होते रहते हैं। नंबर 8, सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए होती है। जो चीज़ें होती हैं क्लास में वो दिखाने के लिए होती हैं और तरह तरह की सामग्री उपकरण कक्षा में उपलब्ध रहते हैं और बच्चे इनका उपयोग करते हैं। क्लास में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका स्टूडेंट्स यूज करते हैं। छात्रों में उत्कर्ष और अरुचि का अभाव रहता है, बच्चों का इंटरेस्ट कम होता है।
छात्र क्रिया द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं जो उनकी रुचि को कायम रखते हैं। स्टूडेंट्स यानी कि प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होती है, जब बच्चे को प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है तब बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके करता है। आपको यहीं तक ही ये क्वेश्चन लर्न करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल ही छोटा सा है, आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।